हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जो पासार कर पढ़ाया था उसको सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। उसमें देखेंगे दोस्तों, खोज, काल, नामकरण, उद्गम और विशेषताएं विस्तार। ठीक दोस्तों, यह मैं तीसरी बार ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ इशू के कारण 2 बार ये वीडियो बना के कट हो गया। कारण यह था दोस्तों, अब यहाँ पे लगा देते हैं, कोई देखने वाला है ही नहीं, वो बंद हो जाता है। पूरा पढ़ाने के बाद देखते हैं वीडियो बना ही नहीं है, तो तीसरी बार बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। ये खोज करता है पहली बार चार्ल्स मैसन पहली बार खोज किए थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। खोज नहीं किए थे, इनको कुछ साक्ष्य मिला था दोस्तों। कहाँ पे? पाकिस्तान में कुछ साक्ष्य मिला 1826 में। इससे कुछ पता चला कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब यहाँ कुछ सभ्यता थी। उसी क्रम में बात आता है मार्टन बंधु 1856 और जेम्स विलियम बंधु। ये दोनों बंधु जो थे, इन्होंने देखा कि जब 1853 में 1856 में रेल पटरियाँ बिछाई जा रही थी दोस्तों, तो उसमें इस ईंटें मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता की। इससे साक्ष्य मिलता है कि यहाँ भी कुछ खोजा गया था। फिर बात आती है अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हीं के द्वारा खोज किया गया था। कुछ जब खोज होती थी पहली बार कहीं पे, अलेक्जेंडर कनिंघम उसमें पहले पहुंचते थे 1853 या 56 में। बात की जाए सर जॉर्ज मार्शल की, इन्हें भूलना नहीं है दोस्तों। इन दोनों को आप भूल जाएंगे तो इनों को ठीक है, लेकिन इनको आप मत भूलिएगा। सर जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में 2 व्यक्ति थे हमारे, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी 1921 में। इन्हीं के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। बात की जाए सर जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं काल क्या था। काल मतलब समय क्या था? सर जॉर्ज मार्शल के अनुमान से यह 3250 ईसा पूर्व थी, मतलब BC में से 2750 ईसा पूर्व में यह खोजा गया था। लेकिन DP एक अग्रवाल थे, जो कार्बन डेटिंग नहीं होता दोस्तों, उसमें पता चलता जीवाश्मों का आयु, उसमें रियल पता चला कि यह 2300 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व BC में इसकी खोज हुई थी। उसकी बात की जाए नामकरण की, तो नामकरण की बात की जाए दोस्तों, तो पहले तो इसका नाम सिंधु सभ्यता था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। कारण यह था, यह सिंधु नदी किनारे कुछ इसकी साक्ष्य मिली थी, इसने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। उसी क्रम में इसका नाम पड़ा दोस्तों सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ एक सरस्वती नाम की नदी भी थी, जो कहीं साक्ष्य को ही मिलता नहीं, यह पूछा भी नहीं जाता। लेकिन आप जानते रहिए, इसका नाम दूसरे के बाद यह पड़ा था, लेकिन अंत में इसका हड़प्पा सभ्यता पड़ा। हड़प्पा के नाम से हड़प्पा एक स्थान था, उसी के नाम पे हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों, उद्गम बात की जाए, उद्गम मतलब अगर विदेशियों का मत की बात की जाए, उद्गम में विदेशी मत की बात की जाए तो यह सुमेरियन सभ्यता की थी। सुमेरियन सभ्यता की बात की जाए, सुमेरियन एक सभ्यता थी जहाँ पे ऊंचे ऊंचे भवन थे, ऊंचे ऊंचे टीले थे, उन्हीं की तरह हड़प्पा सभ्यता था। तो इसको जॉन मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड, DP और कौशाम्बियों, इनका मत यह था कि यह सुमेरियन सभ्यता से मिलता जुलता है, विदेशी मत था। लेकिन स्थानीय मत की बात की जाए तो स्थानीय मत राखालदास बनर्जी ने बताया यह द्रविड़ सभ्यता, द्रविड़ जात की थी, क्योंकि द्रविड़ सभ्यता में पक्की ईंटें, पक्की नालियाँ बनी थी, दीवारें थी पक्की ईंटें की, साफ सुथरा था। इसलिए यह स्थानीय मत राखालदास बनर्जी ने बताया कि यह द्रविड़ जात से। एक व्यक्ति और थे TN रामचंद्रन, यह आर्य जात के बताए थे। आर्य जात, यह तो कोई बात जो आर्य जात की बताए TN रामचंद्रन, इनको नहीं माना गया। कारण यह था कि जो आर्य सभ्यता थी उसमें पक्की ईंटों या ईंटों कहीं बात नहीं की गई, साक्ष्य नहीं मिला। वहाँ एक झोपड़ी, आर्य सभ्यता में सब झोपड़ियाँ ही बताई गई थी, इसलिए इनका कम माना जाता है। ठीक, विशेषताओं की बात की जाए दोस्तों, तो विशेषता यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह नगर की तरह था। नगर मतलब यहाँ शहर टाइप था, सब ईंटें, पक्के दीवारें, साफ सुथरा, इसलिए यह नगरीय सभ्यता नगर की तरह था, गाँव की तरह नहीं था। कांस्यूशन सभ्यता इसलिए कहा गया दोस्तों, कांस्यूशन सभ्यता, वहाँ एक नाचने वाली नर्तक थी जिसकी एक मूर्ति मिली, प्रतिमा मिली, जो कांस धातु से बनी हुई थी, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा गया दोस्तों। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा गया दोस्तों, यहाँ कुछ साक्ष्य मिले लिखे हुए,
लिखे हुए, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका कौन से भाषा में लिखा है, इसलिए आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। इसे शांतिप्रिय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। शांतिप्रिय सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है दोस्तों कि यहाँ जो भी सभ्यता का उद्गम होता है, कुछ न कुछ युद्ध लड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पे कोई लड़ाई उड़ाई नहीं, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। और व्यापार प्रधान सभ्यता, व्यापार प्रधान सभ्यता की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे व्यापार की कुछ साक्ष्य मिले। राजनीतिक सभ्यता, राजनीतिक सभ्यता जहाँ राजा महाराजा थे वो राज्य करते थे, ऐसी कुछ सभ्यता मिली। धार्मिक सभ्यता, धर्म से सब जुड़े थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा सब कुछ साक्ष्य मिला। सामाजिक सभ्यता, सब समाज में थे, समाज में एक कार्य करते थे मिलजुल कर, ऐसे कुछ साक्ष्य मिले। सांस्कृतिक सभ्यता, सांस्कृतिक सभ्यता हर त्यौहार हर प्रकार के कुछ न कुछ उसमें मनाए जाते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, इसी कुछ साक्ष्य मिले, इसलिए ऐसा सब सभ्यताओं के नाम से जाने गए। और विस्तार, विस्तार की बात की जाए दोस्तों, यहाँ हम एक नक्शा बनाए हैं, देखिए भारत का नक्शा है, छोटा सा है, ठीक है, देख लीजिए दोस्तों। ठीक, इसमें देखेंगे यहाँ लिखा है बांदा, जो जम्मू कश्मीर में एक स्थान है। ठीक, उसी की बात की जाए यहाँ सुतकाडोर जो बलूचिस्तान में है, और यहाँ पे देखिए इसका स्थान ऐसे बना है। ठीक, तो बलूचिस्तान बांदा जो जम्मू कश्मीर में है, आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, और दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है। जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे है, दाइमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे है, और सुतकाडोर बलूचिस्तान, यह बलूचिस्तान है, सिंधु नदी के किनारे है। इसका कुछ क्षेत्र विस्तार यहाँ पे मिलता है। इसकी विस्तार की बात की जाए तो भारत में दावा, आलमगीरपुर और महाराष्ट्र, ठीक, और इधर बलूचिस्तान तक फैला हुआ क्षेत्र है दोस्तों। ठीक, तो यह है कुछ इसका विस्तार क्षेत्र है दोस्तों। अब जिस तरह से खोज हो रहा, बढ़ते ही जा रहा है दोस्तों, तो यह थी कुछ हमारी विशेषताएं जो सिंधु घाटी सभ्यता, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमारा आपको सेकंड पार्ट में बताए हैं दोस्तों। पहला पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, यह सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट पढ़िए और अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा।